अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नावल हर्फ़ दुआ की तीसरी और आखिरी किस्त पेश खिदमत है। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं और जो अकेले हुए तो आहिस्ता से बोले, जुदैर पिछले एक साल से जमशेद मुझे कॉलें और मैसेज कर रहा है। सॉरी कि मैं आपको मतला ना कर सके। असल में मैं खुद पहले संजीदा नहीं थी, मगर कल सारा दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि उससे बेहतर रिश्ता शायद मुझे ना मिल पाए, इसलिए कर रहा थी। मैंने उससे मोबाइल फ़ोन पर बात कर ली थी। मेरी वजह से जाने उसने कितने रिश्ते ठुकरा दिए थी। आज सारा दिन हमने इकट्ठे गुजरा। फूफो जान से भी बात हुई, वो भी बहुत खुश है। आप बस चंद दिन इंतज़ार कर लें। जमशेद ने वादा किया कि वो मुझे एक हफ़्ते में ब्याह कर ले जाएगा, बाकी की तकलीफ मैं वहीं मुकम्मल कर लूँगी। वो उसके अलावा भी बहुत कुछ कहती थी, मगर मेरे दिमाग में साइंस नहीं हो रही थी। जू जमशेद के साथ घूमती रही थी। दोनों ने इकट्ठा खाना खाया होगा, पार्कों में घूमते रहे होंगे, कह के बखेरे होंगे। इसने जू के हाथों को थामा होगा, मोहब्बत भरी सरगोशियाँ की होंगी, जू शर्माई होगी। मेरी निगाह में कई अनदेखे मनाजर घूम गए थे और फिर जू की बात जल्द कि मैं झटके से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे कमरा बिल्कुल खाली खाली सा लगा। टीवी पर चलने वाली खबरों का हंगामा भी मेरे कमरे की खामोशी को दूर करने में नाकाम नज़र आ रहा था। जू किसी और के साथ कैसे घूम सकती थी? वो किसी दूसरे की बात पर कैसे हंस सकती थी? उसे कोई और कैसे छू सकता? वो तो मेरी थी, सिर्फ मेरी ज़ाती जागीर। मगर ये क्या हो गया था? एक हफ्ते के बाद वो जमशेद की मुलाजमा होगी। मैंने अंडे नहीं खाने, जमशेद नखरे से कहेगा और जू बड़ी चाह से उसे नाश्ता कराएगी। उठ भी जाए ना। जू ने जमशेद के ऊपर से कंबल खींचा। मैंने बेख्तियार आंखें खोल दी। सामने दीवार पर जू का हंसता हुआ चेहरा नज़र आने लगा। वो ट्रॉफी वसूल करते हुए बहुत खुश नज़र आ रही थी। यकीनन जमशेद भी इस तरह खुश होगा। जू एक ट्रॉफी ही तो थी। बेचैनी से टहलने लगा। ये क्या हो गया था? क्या मैं शुरू से ज़ोर से मोहब्बत करता था? मगर ये मोहब्बत अब तक कहाँ छुपी थी? मैं खुद कलामी के अंदाज में बोल बुड़ाया जब दूसरी लड़कियों से गप्पे हाँकते थे, इश्क लड़ाते थे। उस वक्त जू की मोहब्बत कहाँ गायब थी? मैं खुद को लानत मलामत करने के शायद मैंने सोचा था जू हमेशा इसी तरह घर में रहेगी। उसने किससे शादी करी? वो बोला कहाँ किसी को पसंद कर सकती है। हाँ, बात कुछ और थी। मैं और समझ बैठा था। मैं सर थाम कर इसी चेयर पर बैठ गया। मेरे अंदर मुसलसल जलजले उठ रहे थे। जाने रक्षी दूरी का दुख कहाँ जा सोया था। नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं खुद कलामी करता उठा और जू के कमरे की तरफ बढ़ा और मैं उसके दरवाजे पर ही पहुंचा था कि मेरे कानों में उसकी मधुर आवाज़ गूंजी, बस सोने लगी हूँ ना। सारा दिन इकट्ठे गुजारा है। मैं एकदम रुक गया। वो किसी से गप्पे हाँक रही थी। मुझे लगा मेरी सांस रोक रही है। रक्षी मेरे सामने नुमान के साथ बैठकर गप्पे हाँकती रही थी, मगर मुझे महसूस तक नहीं हुआ था। आज वो फ़ोन पर बात कर रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो हंसी, नहीं जी नहीं, 12 बजे तक तो कभी नहीं जागी। वो खामोश हो गई। यकीनन जमशेद की बात सुन रही थी। तब की तब देखी जाएगी ये बात करते हुए वो भी शर्माए हुए अंदाज में हंसी थी। वक्फे के बाद बताया ना, मुझे 11 बजे के बाद जागने की आदत नहीं है। यकीन मानो राज्यों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक गप होती थी, वो भी संडे नाइट को। थोड़े वक्फे के बाद वो फिर बोली, इसमें खफा होने की क्या बात है? और राजू के साथ मैं खेल के जवान हुई। अम्मी अब्बू ने उससे मिलने की इजाज़त दी हुई थी। हाँ, अब आप मना करेंगे तो अलहदा बात है। हल्का सा वक्फा, किसी से भी नहीं मिलने दूंगा। वाह जी वाह, ये खूब रही। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, नहीं मिलूंगी किसी को भी और कोई हुक्म सरकार का। मज़ीद सुनना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे अपने पाँव पे खड़ा रहना दुश्वार हो गया था। एक दिन में वो इतना आगे बढ़ गए थे। मुझे जू पे बेतहाशा गुस्सा है, मगर फिर गुस्से की रो मेरी अपनी ज़ात की तरफ बहने लगी। ये सारा कियादरा मेरा अपना था। मैंने हमेशा जू को अपना ज़र खरीद समझा था, कभी उसके नाजुक एहसासात का ख्याल रखने की कोशिश नहीं की थी। अब उसे एक चाहने वाला मिल गया था तो मुझे इतराज़ नहीं होना चाहिए था। उसने भी तो कभी मेरी चाहत पर इतराज़ नहीं किया था। उसे तो मुझसे मोहब्बत नहीं थी, तभी उसने कभी इतराज़ नहीं किया। मेरे दिल ने एक बोगस दे दिया। मैं लजता कांपता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं बावक्त तमाम अपने बेड तक पहुंच पाया था। मेरी टांगें लड़ रही थी। मैं उनसे मुंह बेड पर गिरा और मैं बेआब की तरह तड़पने लगा। मेरा सासा मुझसे छिन गया था। मेरी जो किसी और की हो गई थी। वो जो जिससे मैं हर बात मनवाने की ताकत रखता, मुझसे पटकर भी जो मेरी ज़रूरियात से गाफिल नहीं होती थी। सर्दी गर्मी मेरे लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, उसका ख्याल वो अम्मी जान से भी ज़्यादा रखती हूँ। अब वो डॉक्टर जमशेद का ख्याल रखेगी। मेरे सीने में दर्द उठने लगा। तब की तब देखी जाए मेरे दिमाग में ज़ौक़ के अल्फाज गूंजे। यकीनन जमशेद ने उसे मेरे करीब जाने से रोका था और अब तो ये हक़ उसे हासिल होने वाला। अगर आइंदा तूने जदेर से बात की तो खाल उतार दूंगा। जमशेद मुझे जू को डांटता हुआ नजर आया। मैं सीधा होकर लेट गया। अचानक मुझे सर्दी महसूस होने लगी, मगर मैं
इस तरह लेटर अजीब किस्म की नकात महसूस हो रही जिसे मैं कोई नाम देने से कासिर था। जब सर्दी का एहसास हाथ से बढ़ तो मैं रेंगता हुआ कंबल के अंदर घुस गया। मेरी नज़र दीवार से टंगी जू की तस्वीर पर पड़ी। वो हंस रही थी, हंसते हुए वो बहुत प्यारी लगती। गोल चेहरा, शायद नगीं आंखें, स्मार्ट स्नोल बदन, खिलता हुआ गंदमी रंग, नटखट शरारती। मैं जू को सोचता गया। समीना रानी, पिंकी, किरण, सुंबल, अकदा, रजिया और रक्षी का ख्याल जाने कहाँ जा छुपा था। जू और सिर्फ मेरी जू मेरे लाशऊर से लाशऊर तक फैल गई थी। अचानक मुझे महसूस हो कि मेरी आंखों से पानी बह रहा है। मैं कभी किसी के लिए नहीं रोया था, आज उसके लिए रो रहा था। इस जाने कब से रुलाता आ रहा था। जब मैं उसे अपने किसी नए मुआशिक की खबर देता तो उस पर यही बीतती होगी। तो क्या तुम्हें लड़कियों की कमी है? मेरे हर इश्क के खत्म में वो इस फिक्रे के साथ मेरा खैर मुकद्दम करती, अपनी ज़ात को पेश करती, उम्मीद भरी नज़रों से मेरी जानिब घूरती। मगर मेरे अंदर भरे एहसास से बर्त ने कभी उसकी आंखों की इल्तिजा को महसूस ना किया, कभी उसके होंठों की लर्जिश पे गौर ना किया, उसकी मुंतज़िर चतून को अहमियत ना दी। वो कुशदा पेशानी की जिसको देखकर उफ़ा की लामहदूदियत का एहसास हो, उसे कबूल ना किया। वो गहरी शैदा नगी आंखें जो बहरुल किसी गहराई लिए हुई थी, मेरे नज़दीक बेहैसियत नहीं। काश मैं कभी आंखें बंद करके अपने अंदर झांक लेता। मैंने सर्द आह भरी मंजिल मेरे कदमों थी और मैं उसे संगे राह समझकर आगे निकलता चला गया। मगर मैं ऐसा मुसाफिर जो दायरे में सफ़र कर रहा था, हर बार मंजिल को छू लेता और फिर आगे बढ़ जाता। अब अचानक अपने दायरे से निकलना पड़ा तो समझ लगी कि मंजिल तो बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, इतना पीछे कि वापसी भी नामुमकिन हो गई थी। जू, मुझे मुआफ़ कर देना। मेरी सिसकियाँ निकलने गए, अभी उसके पास चला जाऊँ, उसे सब कुछ सच बता दूँ, मगर वो तो जमशेद से वादे वईद कर चुकी है। अब उसे कहाँ छोड़ने पर तैयार होगी। जमशेद एक वजीह लड़का था, फिर डॉक्टर होने के अलावा रिश्तेदार भी था। उम्मीद वासिक थी कि वो इनकार कर देती, मेरी ना मेरे गरूर की धज्जियाँ बखेर जाती, सारी ज़िंदगी सूह को हंसने का बहाना मिल जाए। अच्छा जनाब, बहुत जल्दी ख्याल आ गया कि आप मुझे चाहते हैं, लेकिन सॉरी कि आप मुझे एक आइडियल शरीक हयात मिल गया। बेवकूफ़ थी जो तुमसे उम्मीदें बांधे हुए थी। तुम्हें खुद अपनी चाहतों से फुर्सत नहीं थी, मुझे खाक समझते। बरा है मेहरबानी, अब मेरा पीछा छोड़ दो, सब कुछ ख़त्म हो गया, वगैरह वगैरह। मैं सीख में पुरोए कबाब की तरह करवटें बदलता रहा। पलकों ने इतनी एड़ियाँ रगड़ी कि जम जारी हो गया, जो हुए शहर तक मुसलसल जारी रहा। वो जो मेरी हल्की सी तकलीफ पर तड़प उठती थी, आज मेरी हालत से बेखबर थे। उसने अब बेखबर ही रहना था। अपनी कश्तियाँ तो मैं खुद जला चुका था। पहले वो नाश्ता देने आ जाती, मगर परसों उसके नाश्ता लाने के इस्तफसार पर मैंने मुलाजमा को नाश्ता लाने का बता दिया, कहकर उसके जज्बे की कितनी तौहीन की थी। सब कुछ दुरुस्त, मगर उसने एकदम मुझे छोड़ने का फैसला क्यों किया? एक नई सोच मेरे दिमाग में जागी। उसके साथ ही मुझे याद है कि मैंने खुद परसों सुबह से बताया था कि रक्षी मेरी ज़िंदगी में इसी सूरत में आ सकती है जो इस घर से कहीं गायब हो जाए। यकीनन इसी वजह से उसने जमशेद पर चट मंगनी पट व्या का जोर दिया होगा। मैं सोचता तड़पता सिखता रहा, यहाँ तक कि मुज़्ज़िन को मेरे हाल पर रहम और वो अल्लाह पाक की किबरियाई बयान करने लगा। मैं मुश्किल वज़ू करने के लिए वाशरूम तक जा सकता। नमाज मैंने कमरे में ही पढ़ी और दुआ के लिए जब हाथ उठाया तो अल्फाज ख़त्म हो चुके, सिर्फ सिक्सती सोचियाँ और लज्जते ख्याल बाकी थे। जाए नमाज से उठकर मैं दोबारा बेड पर लेट गया। अचानक दरवाजे पर होने वाले दस्तक ने मुझे चौंका दिया। ये जो के आने का वक्त, वो इस वक्त मेरे लिए नाश्ता लाया करते, मगर इसने कभी दस्तक देने की जहमत गवारा नहीं की थी। अब शायद मुलाजमत थी और लाजमा उसने जोर से मेरे नाश्ते का वक्त वगैरह मालूम कर लिया था। आ जाओ, दस्तक के जवाब में मैंने फ़क्त इतना ही कह सका था। दरवाज़ा खुला और मैं शुशदर रह गया। जू नाश्ते की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। सॉरी जुदेर, आखिरी हफ्ता मुझे बर्दाश्त कर लो। वो ट्रे टपाई पर रखते हुए बोली। अभी तक उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर नहीं पड़ी तो नामुमकिन था कि उससे मेरा हाल छुपा रहता। वो तो मेरी राग राग से वाक़िफ़ थी। ट्रे रख जैसे सीधी उसकी निगाह मेरे चेहरे पे पड़ी। अगले लम्हे वो तीर की तरह मेरी तरफ बढ़ी। राजू, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? वो सूरत से मेरे करीब हुई और मेरी पेशानी पर हाथ रख दिया। उसके मुलायम हाथ की तासीर मेरी रूह तक में उतर गई थी। मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरा मसीहा मेरे करीब आ गया था। उफ़, तुम्हें तो सख्त बुखार है, बुला नहीं सकते थे मुझे। वो सख्त परेशान हो गई थी। मेरे साथ बैठकर मेरा सर दबाते हुए उसने मुलाजमा को आवाज़ जी। छोटी बीबी, मुलाजमा ने वहाँ आने में देर नहीं लगाई थी। ड्राइवर को बोलो गाड़ी तैयार कर, राजू को हॉस्पिटल ले जाना है। वो सारी हिलाते हुए बाहर निकल गई। किस वक्त हुआ है बुखार? मुझे वो पुरानी जोर लगी। दिल चाह कह दूँ जिस वक्त से तूने जमशेद वाली बात बताई है, मगर फिर मैं कुछ ना कह सका। बस उसे महसूस करता वो सारा दिन रात का बेशतर से मेरे करीब में गुजार देती, मगर पहले मुझे कितनी लज्जत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसकी मोहब्बत मेरे लाशऊर में छुपी थी। जैसे ही पता चला कि वो किसी और की होने वाली है, मोह मोहब्बत
पूरी शिद्दत से उभर के सामने आ गई थी। काश ये 2 दिन मेरी ज़िंदगी से महव हो जाते। काश जमशीद से वादे वईद करने से पहले उसने मुझे मतलाक कर दिया होता। काश उससे पहले कोई ऐसा मौका आया होता कि मेरे लाशऊर में दबी ज़ोहू की मोहब्बत उस तरह उभर कर सामने आ गई होती। काश काश काश। ये काश भी अजीब मायूसी भरा लफ्ज़ है जिसे सुनते ही दिमाग में यासियत भर जाती है। मेरे दिल में भी मायूसी भर गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोका था। गाड़ी तैयार है, छोटी बीबी। मुलाजिम ने अंदर आकर इतला दी, तुम चची जान अम्मी जान को बता दो, उसे कहकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो। चलो उठो। उसने मेरे कंधों के नीचे हाथ डालकर सहारा दिया। मैं चल सकता हूँ, मैं जल्दी से बोला, मगर उसने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मेरा बाजू अपने मुलायम कंधे पर डालकर मुझे साथ चलाने लगी। मेरी टांगों में बिल्कुल सांस नहीं रहा था। मुझे साथ ली वो कार की उकबी नशिस्त पर बैठ के थोड़ी देर बाद हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल के मुस्तैद अमले ने मुझे सूरत से एक वीआईपी कमरे में मुंतकिल कर दिया था। मेरे लेटने तक डॉक्टर वहां पहुंच गया। आते साथ वो मुस्तैदी से मेरा मुआयना करने लगा। काफ़ी तेज़ बुखार है, अच्छा कि तुम इसे यहाँ ले आए। उसने थर्मामीटर देकर ज़ू को कहा और थर्मामीटर नर्स को पकड़ा दिया। उसके बाद वो तेज़ से राइटिंग पैड पर मेरे लिए मेडिसन लिखने लगा। मेडिसन लिखकर उसने वो सफ़ा पैड से फाड़कर नर्स के हवाले किया और ट्रीटमेंट के बारे ज़रूरी हिदायत देने लगा। ज़ू एक बार फिर मेरे सराहने बैठकर मेरी पेशानी दबाने लगी। उस वक्त मेरी अम्मी जान और चची जान कमरे में दाखिल, क्योंकि ये हमारा फैमिली हॉस्पिटल था। जब भी कोई बीमार होता हम यहीं आते थे, इसलिए वो भी सीधा वहीं पहुंची थी। हाय मैं सदके क्या हुआ मेरे बेटे को। अम्मी जान से पहले चची जान मुझसे आ लिपटी। मैं ठीक हूँ चची जान। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की मगर नाकाम रहा था। ज़ू की जुदाई का सदमा ऐसा नहीं था कि मैं हंस पाता। अम्मी जान भी मेरे बेड के एक तरफ बैठकर शफकत भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। उनके आने के बावजूद ज़ू ने अपना वजीफ़ा जारी रखा था। वो उसी तरह मोहब्बत से मेरा सर दबाती रही। नर्स ने मेडिसन दिलाई। ज़ू उससे टैबलेट्स लेकर मुझे खिलाने लगी। गोलियां खाने के चंद लम्हों बाद ही मेरी आंखें बंद होने लगीं। यकीन इन टैबलेट्स में सुकून अवर टैबलेट भी शामिल। तो भी मैं सो गया। तो दोबारा मेरी आंख खुली तो दोपहर होने वाले। ज़ू वहीं एक सोफे पर बैठी कोई किताब पढ़ रही, मगर उसके साथ वो गहब गहब मेरे चेहरे पर भी निगाह डाल लेती। इसलिए जैसे ही मैंने आंखें खुली वो किताब बंद करके तीर की तरह बेड के करीब। अब कैसा महसूस कर रहे हो? उसने पेशानी पर हाथ रखकर मेरा टेम्परेचर महसूस की। बेहतर हूँ, मैं नकाहा से बोला। उसने बेल देकर नर्स को बुलाया और कुछ खाने के लिए लाने की हिदायत की। छोड़ो ज़ू, मेरा दिल नहीं चाह रहा। राजू, बच्चा बनने की ज़रूरत नहीं। उसने मुझे सख्ती से झिड़का और मैंने आंखें बंद कर ली। काश तू हमेशा मुझे झिड़कती रहे। मेरे अंदर एक और काश ने जन्म लिया। थोड़ी देर बाद नर्स दूध का गिलास जेम लगा तो उस और उबला हुआ अंडा लेकर लौटी थी। तीनों चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ ज़ू ही मुझे खिला सकती थी। और वह ज़ू मेरे पास ही। उसने सारा देकर मुझे बिठाया और अपने हाथों से खिलाने लगी। मैं हमेशा से उन हाथों से खाता इसलिए कि मुझे कभी कदर नहीं आई थी। अब जबकि वो हाथ किसी और की दस्तरस में जाने वाले थे तो मुझे बहुत भले लगने लग गए थे। शायद भले वो पहले भी लगते थे पर मुझे मालूम नहीं था। खाने का एक ज़रा भी प्लेट में नहीं बचा था। उसने मेडिकल खिलाकर मुझे दोबारा लिटा दिया। अपने मुलायम हाथों से मसीहाई करने। मैं ज़्यादातर इस चारागरी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सका था। गनुदगी एक बार फिर मुझ पर हमला हो रही और मैं ख्वाबों के सफ़र पर रवाना हो जहाँ अभी तक ज़ू मुझसे जुदा नहीं हुई थी। मेरी आँख ज़ू की आवाज़ से खुली थी। वो किसी से महव गुफ्तगू थी। आंखें खोलते मुझे जमशेद का चेहरा नजर आया। वो ज़ू की तरफ ही मुतवज्जा था जबकि ज़ू की मेरी जानिब पुश थी। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। ज़ू की बात मेरी समातों में गुंज। सॉरी, राजू के ठीक होने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम होश में हो? जमशेद दबे दबे लहजे में बोला था। अम्मी जान तुम्हारे घर पहुँच गई, सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है। वो इत्मीनान से बोली। 2-3 दिन बाद हो जाएगी ये रस्म। मुझे रस्म से कोई सरोकार नहीं। यकीनी तौर पर 2-3 दिन बाद हो जाएगी। मगर अज़रा सोचो, जुदेर की अम्मी जान हयात है। यहाँ बैठना उनका फ़र्ज़ बनता है। या ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी अम्मी जान उसे अटेंड कर सकती है। कह दिया ना, जब तक राजू ठीक नहीं हो तो मैं यहाँ से नहीं जा सकती। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और राजू बीमार होगा फिर क्या करोगी? क्या इस वक्त भी मुझे छोड़कर अपने राजू के सिराने बैठ जाओगी? जमशेद का सवाल तलाक होने के बावजूद मबनी बर हकीकत था। आप जो समझें। ज़ू से जवाब नहीं बन पड़ा था। अज़रा, मैं ममानी जान को कॉल रहा हूँ, वो यहाँ आ जाएगी, तुम चलो मेरे साथ। जमशेद की बात मुझे इतना गुस्सा है कि मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया और इस कोशिश में मेरे मुंह से कराह जैसी आवाज़ खारिज। राजू, ज़ू के मुंह से बेइख्तियार बेसाख्ता निकला और वो सूरत से मेरे करीब आई। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा कर रह गया। जदीर कैसे हो? जमशेद ज़बरदस्त की मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर पूछे। काफ़ी बेहतर हूँ जमशेद भाई। अच्छा, मैं अज़रा को लेने आया था। अगर आप बेहतर महसूस करें तो ये घर चली जाती है, वहाँ से ममाने जान आ जाएगी। मैंने ठंडी आप भर के असबात में सार हिला दे। चलो अज़रा। अब तो जुदेर ने भी इजाज़त दे दी। वो एक मरतबा फिर ज़ू से मुखातिब, मगर वो सुनी अनसुनी कर नर्स को बुलाने के लिए बेल देने लगी। जी मुस्तैद नर्स ने कमरे में दाखिल होकर पूछा। यखनी ले आओ, ज़ू ने कहा और वो सारी लाते हुए वापस मुड़ गई। अज़रा,
मैं क्या कह रहा हूँ? जमशेद दोबारा उसको मुखातिब, बता तो दिया है मैंने। वो इत्मीनान से बोली। अच्छा एक मिनट बहरा कर मेरी बात सुनो। जमशेद इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। जू चली जाओ, मेरी देखभाल के लिए नर्स मौजूद है ना। मैं वक्त तमाम बोला था, तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है? वो मुझ पर बरस पड़ी और मैंने खामोशी से आंखें बांध कर, तुमने मेरी बात सुनी है कि नहीं? इस मतलब जमशेद के लहजे में झलकने वाला गुस्सा बिल्कुल वाज़ेह था। मुंह संभाल के बात करो मिस्टर। जू एकदम फट पड़ी थी। शायद तुम्हें मेरी बकवास की समझ नहीं है। जब कह दिया कि राजू के ठीक होने तक मैंने कहीं नहीं जाना, तो फिर तुम्हें यहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए। उसका तेज लहजा और तलाक बात सुनकर जमशेद हक्का बक्का रह गया था। होश में तो हो? वो गुस्से से बोला। हाँ होश में हूँ, और जाते वक्त अपनी अम्मी जान को भी घर लेते जाइए। मुझे ना रिश्तों की कमी है और ना मैं इतनी गई गुजरी हूँ। तुम्हारे जैसे बेहुदा शख्स की बकवास मैं पिछले 1 घंटे से बर्दाश्त कर, मगर इज्जत तुझे रास नहीं है शायद। जू के मुंह में जो आया वो कहते चे। तुम इस वक्त अपने हवासों में नहीं हो। मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगा। जमशेद कहर आलूद निगाह डालता बाहर निकल गया और वो मेरे सिराने बैठकर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने चाह से पूछा। बहुत अच्छा। मैं अपने अंदरूनी खुशी को दबाता हुआ बोला। मगर तुम्हें जमशेद की इतनी तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करती? तुम्हें इस हाल में छोड़कर चली जाती। इतना अच्छा रिश्ता तेरे हाथ से निकल जाएगा बेवकूफ़। मैं करबनाक आवाज़ में बोला। और उसकी वजह मैं बन गया। वो इत्मीनान से बोले। तुमने भी तो मेरी वजह से कई अच्छे रिश्ते गिनवाए हैं। गोया हिसाब बराबर कर रही हो। नहीं, असल बात और है। उसने हाथों के प्याले में मेरा चेहरा भरकर मेरा रुख अपनी तरफ मुड़ा। क्या? मेरे लबों से फंसी फंसी आवाज़ बरामद। कल जब मैंने डाइनिंग टेबल पर अपनी शादी का जिक्र किया था तो तुम कोई जवाब दिए बगैर उस तरह क्यों उठ गए थे? तुमसे मेरी शादी की बात बर्दाश्त नहीं होती ना? मैं आहिस्ता से बोला। हाँ तो बस ठीक है। अब मैं तुम्हारी शादी हो जाने के बाद ही शादी करूँ ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। मैं बेबसी से बोला। अगर मैं कहूँ मैं आज तक बहुत बड़ी गलत फहमी रहा तो फिर तुम क्या करोगे कहोगे? वो उम्मीद भरे लहजे में बोली। यही कि मेरी दुआएं रंग ले आई। जो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें इस शिद्दत से चाहता हूँ। नमी मेरी आंखों के गोशों से रिसने लगी, लेकिन मुझे पता था। वो मेरी छाती पर सर रखते हुए बोली। बस डरती इस बात से कहीं तुम्हें बहुत देर बाद इस बात की खबर ना हो। कहीं ये ना हो कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। कहीं ये ना हो कि शादी के बाद तुम्हें पता चले और हमारे पास फक्त पछतावे रह जाएं। इसी वक्त नर्स खंकारती हुए अंदर दाखिल हुई। उसने हाथ में ट्रे उठाई होती जिसमें यखनी का प्याला और एक डब्बा रोटी रखी हुई थी। नर्स की आमद के बावजूद जू मुझसे दूर हटने पर तैयार नहीं हुई थी। सिस्टर, 2 उबले हुए अंडे और दूध का गिलास भी ले आओ। मीठा ना डालना। जी मैडम, कहकर नर्स वापस मुड़ गई। मैंने मुंह बनाया। ये यखनी वाली मुसीबत काम थी कि अब उबले हुए अंडे भी। वो मानीखेज मुस्कुराहट से बोले। मेरे हाथ से भी नहीं खाओगे? सारी ज़िंदगी खाऊंगा ना। तो अच्छा एक बात बताओ। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। कोई बात रह गई क्या राजू? इससे पहले तूने इतनी लड़कियों के साथ रवाबित रखे, मुझे परवाह नहीं, मगर अभी रक्षी की वजह से मुझे संभलना पड़ा। उस दिन जो तुमने मुझे अजरा कहा उसकी तलखी अब तक मेरे वजूद में रची। मैं डर भी गई थी अपने थी। मैंने समझ लिया था कि मैं तुझे खोज क्यों। फिर मैंने एक दाव खेलने का फैसला किया। औरत मर्द की आंखों को खूब जानती है और काफ़ी ऐसे से मैं ये महसूस कर रही थी कि जमशेद मुझे बहुत पसंद करता है। मैंने उस दिन उसकी हौसला अफजाई की और वो एकदम शादी पर तैयार हो गया। मेरा वजदान कह रहा था कि तुम मुझे रोक लोगे, अपने जोगों किसी दूसरे की दस्त रस में नहीं जानने दोगी। और देख लो मेरा अंदाज़ा कितना सही था। पागल, मैं मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से बोला। उसी वक्त नर्स दोबारा अंदर दाखिल हुई। शुक्रिया कहकर जो ने उससे ट्रे पकड़ी और मुझे खाना खिलाने लगी। अभी मैं दूध पी रहा था कि अम्मी जान दरवाज़ा खटखटाते हुए अंदर ही। उनके पीछे चच्ची जान, अब्बू जान और चच्चा जान भी थे। ये क्या भाई, तुम पक्के ही लेट गए हो? चच्चा जान ने मुस्कुराकर बोला। ये जू की कारस्तानी है चच्चा जान, मुझे उठने ही नहीं दे रही। अच्छा डॉक्टर क्या कह रहा है? चच्चा जान दोबारा मुझको मुखातिब हुई कि ना वो अब तक जू से खफा थे। बाकी तुम भी जू से खींचे खींचे लग रहे थे। मैं जवाबन बोला। डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं बताया। अचानक जो आगे बढ़कर अम्मी जान के गले लग गई। मेरी प्यारी चच्ची, मुझसे क्यों खफा है? बेटियों से भी कोई खफा हो सकता है? अम्मी जान उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले। वैसे तेरी फूफू आई थी, अभी वापस चलेगी। हाँ अब वो आती जाती रहेंगी। चच्ची जान ने कहर आलूद नज़रों से जू को गोरा। देखें चच्ची जान, अम्मी आपकी बहू को कैसे घूर कर देख रही है। जू शरारती लहजे में बोली। मेरी बहू? अम्मी जान के लहजे में हैरानी था। तो और क्या, आप भी मुझे शकीला फूफू की बहू बनाने पर तली हुई हैं क्या? जू की माँ बाजू फैलाकर उसकी तरफ बढ़ी। मेरी प्यारी शहजादी। उसने जू को बाहों के घेरे में ले लिया। शुक्र है तुम्हें समझ आ गई। वो शरारत से बोली। हाँ ना अम्मी जान, अभी राजू जो बीमार पड़ा है घर का कोई फ़र्क भी उसकी देखभाल के लिए हॉस्पिटल नहीं है। मैं समझ गई कि अगर मैं इस घर से रुखसत होगी तो मेरे मासूम कज़न का ख्याल किसी ने नहीं रखना। उसकी बात पर अम्मी जान और चच्ची झीम कर हंसने लगी, जबकि मेरे हल्क से बेसख्त कह का उबल पड़ा। जू इन दोनों से लिपटी मोहब्बत पाश नज़रों से मुझे घूर रही थी। मैंने पुरस्कून
अंदाज में आंखें बांध काले मोबाइल फ़ोन की घंटी बजते ही मैंने स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई। या हैरत, रक्षी की कॉल थी। मैं थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से लौटा था। जू मेरी सालगिरह पर मिलने वाले तोहफ़े खोल के देख रही थी, साथ साथ उसका तबसरा भी जारी था। है राजू, कितनी खूबसूरत रिस्ट वॉच है, इतना प्यारा कलम, इस डायरी के औराक तो लगता है गुलाब की पत्तियां हैं, खुशबूदार और मुलायम। यस, मैं कॉल अटेंड करते हो नॉर्मल लहजे में बोल, कैसे हो? रक्षी के लहजे में गुज़श्ता रंजिश का नामो निशान तक नहीं था। मुझे पता चला कि 2 दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ और अभी भी हॉस्पिटल से लौटा हूँ। खफा हो? उसने दिल आवेज़ लहजे में पूछा। उसकी खफा हो सुनते ही मैंने मोबाइल फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया था। नहीं तो खफगी तो गलबन आपकी तरफ से थी, अब नहीं रही। सॉरी, मैं ज़रा जज्बाती हो गई थी। इसके लहजे में नदामत का अंसर नुमाया था। उसकी बात सुनते ही जू भी अपना शुगर तार करके हमारी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। अगर अभी आराम नहीं करना तो मैं मिलने के लिए आ जाती हूँ, मैं इत्मीनान से बोला। ये तो जू से पूछना पड़ेगा, अब पता नहीं उसने क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोली, ताना दे रहे हो? नहीं, हकीकत बता रहा, मेरी समझ में नहीं आई। वो उलझ गई थी। 2 हफ्ते बाद जू की सालगिरह है और इसी तकरीब में हमारी मंगनी भी होगी। ऐसा जू चाहती और मैं उसके अलावा कुछ चाह भी नहीं सकता कि जो मेरी जू चाहे। मुझे यकीन था कि वो एकदम रब्ता मुनक़ता कर देगी, मगर उसके बजाय मुझे उसकी दुख भरी आवाज़ स्पीकर से बरामद किया। ये सच है 100% जुदे, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा। मगर इस बात का पता मुझे उसी दिन चल गया जब तुम अज़रा को मनाने के लिए मुझे अकेला छोड़कर उसके पीछे भाग गए। बल्कि मैं क्या, तुम्हारे तमाम जानने वाले इस बात से वाकिफ़ है कि तुम फ़क्त अज़रा के हो। यूँ भी वो मुझसे खूबसूरत भी है और मुझसे ज़रा तुम्हारी ज़रूरियत का ख्याल भी रख सकती है। इतने दिन मैं सुराब के पीछे दौड़ते, खुदा से अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। शुक्रिया रक्षी, तुमने सही कहा कि तमाम इस बात से वाकिफ़, लेकिन यह भी हकीकत है कि मैं खुद ना वाकिफ़ था। अल्लाह हाफ़िज़, ये कहकर मैंने रब्ता मुनक़ता कर दिया। वो मुझे चिढ़ाते हुए बोले, तुम ना वाकिफ़ रहते तो बेहतर था, इतना अच्छा रिश्ता गिनवा दिया तुम्हारी इस वाकफियत ने। डॉक्टर तो किस्मत वालियों को मिलते हैं। काफ़ी दिन हो गए तुम्हारी मुरम्मत नहीं। मैं बेड से उतर कर उसकी जाने बड़ा, ना वाकिफ़ थे तो पिटाई करते थे, आप भी पीटोगे। उसने उस मासूमियत से कहा कि एकदम मेरा जलाना मूड ख़त्म हो और मैं उसके करीब कालीन पर बैठता हुआ बोला, अच्छा एक बात बताओ, जमशेद का कोई फ़ोन नहीं आया था? ठहरो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उठकर उसकी समझ बढ़ा और वो ज़बान निकाल कर मेरा मुंह चिढ़ाते हुए जब्बाक से बाहर निकल गई। मैं जानता था कि वहाँ उसने सीधा अम्मी जान की गोद में जाकर घुस जाना था कि ऐसे मौक़ों पर वही उसकी सबसे बड़ी तरफदार हुआ करती थी। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।